करेगा एवरी वेंसडे, और हम मंडे को सिलेबस डिफाइन कर लिया करेंगे कि वेंसडे को किस चीज़ का टेस्ट होगा, ठीक है। सैटरडे को कर लिया करेंगे, हो सकता है मैंने वो जो मंडे को पढ़ाना वो भी उसमें इंक्लूड करना हुआ तो हाँ, सैटरडे को मैं बताया करूँगा कि मंडे को मैंने ये भी पढ़ाना है तो वो भी इंक्लूड होगा, या वो टॉपिक पढ़ा के बताऊँ कि ये टेस्ट में होगा। चलें, अभी हमारा जो मंडे को टेस्ट है, ओ सॉरी वेंसडे को टेस्ट है, टेस्ट ऑन वेंसडे, उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, जो कुछ हमने पढ़ा, पोजीशन एनालिसिस, एथिकल डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर दें। चलिए इतना, इसमें क्या था हमारे पास, पेस्टल, 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल, और इसमें क्या था हमारे पास, वैल्यू चेन और रिजर्व्स मॉडल, और इसमें हमारे पास स्वॉट। सी छोटा सा टेस्ट होगा हमारा कमिंग वीक में, वेंसडे में, फिर उससे नेक्स्ट वीक क्या होगा वो फिर देख लेंगे, जो चीज़ें अभी रह जाएंगी वो फिर नेक्स्ट में अटैच कर लेंगे। कोई मसले मसाइल हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक हो गया। कोशिश है हमारी कि हमें ये पेपर इसी अटैम्प्ट में पास करना है, तो उस कोशिश में मेरा साथ देना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई मसले मसाइल, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा था? क्वेश्चन कौन सी कंपनी थी? सेफ स्टोरेज लिमिटेड, जहाँ पे हमने टकर 5 क्वेश्चन मॉडल अप्लाई किया था जी। क्या इशू है इसके अंदर? हाँ, मेन प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, हमने अपनी तो देख ली, लेकिन बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन हमें सोसाइटी का बेस्ट भी तो देखना है ना। क्या कह रहा है दिस मीन, हम सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी का लॉस कर रहे हैं ऑन द प्रॉफिट ऑफ आप, मीन हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ, बिजनेस के पॉइंट से देखा जाए तो हमारा ये डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल होगा कि अगर हम डिले की तरफ जाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट से देखा जाए तो प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, सोसाइटी के पॉइंट से प्रॉफिटेबल नहीं है, मीन प्रॉफिटेबल है हमारे लिए बट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, मीन सोसाइटी का नुकसान पहुंचा के हम अपना बेनिफिट ले रहे हैं तो प्रॉफिटेबल है। अगर सोसाइटी को देखा जाए तो फिर प्रॉफिटेबल नहीं है। हमने डिस्कस करने हैं दोनों फैक्टर्स, हमने फाइनल डिसीजन नहीं देना, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, डिस्कस करने हैं फैक्टर्स। तो डिस्कस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना। तो पहले हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल कैसे है, ऑन द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, मीन सोसाइटी का नुकसान पहुंचा के, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं है। ओवर द लॉन्ग टर्म भी शायद हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों? रेप्यूट इससे हमारी इफेक्ट हो सकती है, और रेप्यूट इफेक्ट होने से फ्यूचर में हमारा कस्टमर, हमारा इन्वेस्टर लूज भी हो सकता है कि हम एक अनएथिकल एक्ट में इन्वॉल्व थे, ठीक हो गया। प्रॉफिट सिर्फ करंट ही नहीं, ओवर द लॉन्ग टर्म भी हमें देखना है। हाँ, मतलब आप वो बता रहे हो ना कि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है, और आपको क्या करना है, उसमें कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स देनी है, झूठ बोलने हैं जो लॉयर ने आपको कहा है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ें अभी क्लियर भी नहीं है कि कितनी आपने कॉस्ट देनी है, लॉयर की कितनी फीस देना पड़ेगी, उससे बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, तो ये चीज़ें भी देखना पड़ेंगी। उसमें हो सकता है आपको वाकई को इनको कॉस्ट बेयर भी करना पड़े शो करने के लिए। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको आगे करना पड़े फ्यूचर के, जो आपने शो करने, ये देखें हमने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ से डिले हमें मिल रहा है, जल्दी जो हमें वहीं पे स्पेस नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ें भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होंगी। सर बेसिकली हम इलीगल उस चीज़ को कंसीडर करते हैं जिसकी लॉ में कोई पेनल्टी वगैरह हो। बिल्कुल ऐसे ही है, मीन जो लॉ के अगेंस्ट है वो हम क्या करेंगे, इलीगल है। तो कोस्ट एग्जैजरेशन जो है, कोर्ट एग्जैजरेशन जो है, मीन कोर्ट को हम क्या करें, एग्जैजरेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट एग्जैजरेशन मीन कॉस्ट को हाई लो करना, मीन जितनी है उतनी शो नहीं करना, उसे हाई या लो शो करना। एग्जैजरेट का मतलब क्या है, बढ़ाना या ओरिजिनल से चेंज करना, वो चेंज में कमी भी हो सकती है, जरूरी नहीं बढ़ाना ही हो। तो कॉस्ट को कम या ज़्यादा करना इलीगल नहीं होगा। कॉस्ट को कम या ज़्यादा करना अगर कोर्ट को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं तो इलीगल है। कोर्ट को दिखाने के लिए हमने एग्जैजरेट करनी है ना, कि हमारा इतना नुकसान हो गया, मारे गए लुटे गए, हमें जो है वो स्टे ऑर्डर चाहिए, यही हमने शो करना है। मारे गए लुटे गए कैसे, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, जो नुकसान है वो क्या है, कॉस्ट है, जो हमने एग्जैजरेट करनी है कोर्ट के आगे, तो इलीगल है।
मतलब क्लियरली लीगल नहीं है कि इधर आपको क्या क्या कॉस्ट शो करनी है, वो तो जब आप शो करने जाओगे तो पता चलेगा। लेकिन इसमें हमने इसलिए अभी लीगल को डिस्कस करना ही नहीं है, लीगल को हमने लीगल के हेड में डिस्कस करना है। प्रॉफिट के अंदर हमने सिर्फ कॉस्ट देखनी है, लीगल में देखना है तो हाँ वो आप कह दो कि इलीगल है, क्यों आप कोर्ट को रिसीव करने जा रहे हो, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट की बेस पर भी रिसीव करना है आपने। हाँ कॉस्ट अभी तक क्लियर नहीं है क्या क्या आएंगी जी। और कोई इशू? क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15 ही किए हैं, 14 किए हैं, 14 किए हैं, इसमें कोई इश्यूज? ये जो लास्ट हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 किए 4 किए हैं, 4 किए हैं, ये आप लोगों के लेवल से थोड़ी ऊपर की बातें थी। तो अगर ये समझ आ गई है तो दिस मीन ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है? चलिए आ जाएं, एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो मेरे ख्याल से इस पेपर के अंदर नहीं होना चाहिए था, फाइनल में ही होना चाहिए था, लेकिन ICAP ने कहा नहीं, हमने इसी लेवल पे स्टूडेंट्स को एक लेवल पे पहुंचाना है, तो उन्होंने इंक्लूड कर दिया। सो टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स जो आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट बिजनेस यूनिट में की होती हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मीन आपने डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मीन डिफरेंट बिजनेस आपके चल रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट मार्केट में चल रहे हैं या डिफरेंट कंट्रीज में चल रहे हैं, तो आपने उनको मैनेज कैसे करना है? मीन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जहां पे आपने पैसा और ज़्यादा लगाना है, मीन एक्सपैंड करना है? कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिनको आपने अभी रोकना है और पैसा नहीं लगाना? कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो आपको बंद करने हैं? और कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, मीन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को आपने मैनेज कैसे करना है। तो कहता है मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स फॉलो करनी है जिसे नाम दिया जाता है BCG मैट्रिक्स। BCG स्टैंड्स फॉर, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। मीन ये मैट्रिक्स किसने दी है? एक ऑर्गेनाइजेशन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मीन BCG ने, कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को, मीन पोर्टफोलियोज को कैसे मैनेज करना है। तो BCG कहता है जी कि अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है? 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। एक आपने कंसीडर करना है मार्केट शेयर, और एक आपने कंसीडर करना है मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। और ये दोनों फैक्टर या तो हाई हो सकते हैं या फिर लो हो सकते हैं। मार्केट ग्रोथ लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। और इन दोनों के हाई लो कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो हमारे पास एक 2 into 2 मैट्रिक्स बन गई, जिसे हम क्या नाम देंगे? BCG मैट्रिक्स। क्लियर होती बात यहां तक? कहता है मार्केट शेयर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपेटिटर कस्टमर, तो आपका मार्केट शेयर क्या है? हाई या लो? आपके पास कंपेटिटर की निस्बत कस्टमर ज्यादा है तो आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है? हाई है। और अगर आपके पास कंपेटिटर की निस्बत कस्टमर कम है तो मार्केट शेयर क्या है? लो है। मीन आपके पास कस्टमर ज्यादा है, आपकी सेल ज्यादा है, क्यों? कस्टमर ज्यादा है, तो मार्केट शेयर हाई है। नहीं, आपकी सेल एज कंपेयर टू अदर जो है वो कम है, क्यों? कस्टमर कम है, तो ये क्या है? मार्केट शेयर लो है। मार्केट ग्रोथ का क्या मतलब है? कि आपकी मार्केट इंडस्ट्री जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो वो ग्रोथ में है, मीन बहुत ज्यादा उसमें सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या है? ग्रोथ हाई। नहीं, आपकी मार्केट के अंदर सेल्स कम होना शुरू हो गई हैं, कस्टमर लूज होना शुरू हो गया है, तो ये क्या है? ग्रोथ लो। मीन यहाँ पे अपने बिजनेस की नहीं, आप जैसे जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं सब की मिला के सेल को आपने देखना है। अगर तो इंक्रीज हो रही है तो मार्केट ग्रोथ हाई है, मीन नया नया कस्टमर आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। नहीं, अगर सारे बिजनेस की सेल मिला के कम हो रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस, दिस मीन कस्टमर आ रहा है या लूज हो रहा है? लूज हो रहा है, तो इंडस्ट्री मीन मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है? लो हो गई है। सो मार्केट शेयर अपना कस्टमर एज कंपेयर टू कंपेटिटर आपने देखना है, ज्यादा है तो हाई है, कम है तो लो है। और मार्केट ग्रोथ आपकी पूरी मार्केट में सारे बिजनेस की सेल ऐड करके एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर देखना है। अगर इंक्रीज हो रही है दिस मीन कस्टमर, मार्केट का इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ क्या है? हाई है। और अगर कस्टमर लूज हो रहा है मीन सारे बिजनेस की सेल मिला के एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम हो रही है, तो ग्रोथ क्या है? लो है। यहां तक बात समझ आती है? कहते ग्रोथ हाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स ग्रोथ देखना पड़ेगी। सेल्स ग्रोथ कैसे देखते हैं? अकाउंटिंग पड़ी हुई है। सेल ग्रोथ कैसे देखते हैं? करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इनटू
100। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं निकाली थी अकाउंटिंग में, रेशियोज में क्या कहला है, सेल ग्रोथ कैसे, करंट ईयर की जो सेल है माइनस प्रीवियस ईयर की सेल ओवर प्रीवियस ईयर की सेल इनटू 100, तो इसे क्या निकलेगी, सेल ग्रोथ, जो एक परसेंटेज में हमारे पास आएगी। अब कहते हैं अगर तो सेल ग्रोथ जो है सारी इंडस्ट्री की, सारे बिजनेस की मिला के इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन 10% से, तो हम कहेंगे हाई ग्रोथ मार्केट है। क्यों, 10% तक जो सेल का इंक्रीज होना है ना, ये होता है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट कितना होता है मार्केट के अंदर, 10%। अगर एक बिजनेस की सपोज पिछले साल जो है वो सेल थी कितनी, 100,000, करंट ईयर में उसकी सेल जो है वो है 110,000, कितने परसेंट ग्रोथ, 10%। इसका मतलब क्या है कि ये है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। आपका कस्टमर नहीं बढ़ा, वो उतना ही है, यूनिट आपने उतने ही सेल किए हैं जितने पिछले साल सेल किए थे। ये जो सेल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। मीन आपने सपोज 10,000 यूनिट जो है वो सेल किए थे लास्ट ईयर एट द रेट ऑफ 10, तो क्या निकला था 100,000। इस साल भी आपने क्या किया है, 10,000 यूनिट ही सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 11। मीन प्राइस अब क्या हो गई है 11, क्यों, इन्फ्लेशन आ गया 10%। 1 ईयर टू अदर ईयर प्राइसेस इंक्रीज होती ना, और नॉर्मली कितनी होती हैं 10%। तो क्या आपके यूनिट ज्यादा सेल हुए आप करंट ईयर में, नहीं। क्या आपका कस्टमर बढ़ा है, नहीं। कस्टमर कब बढ़ेगा, जब ये 10% से ज्यादा होगी। दिस मीन हाई ग्रोथ मार्केट का मतलब क्या है कि अगर सारे बिजनेस की मिला के सेल ग्रो हो रही है कितने से, 10% से ज्यादा से, मीन ग्रेटर देन 10% से। और अगर सारे बिजनेस की मिला के सेल इंक्रीज हो रही हैं लेकिन लेस देन 10% से, मीन 110 की बजाय क्या है सेल 105,000, तो इसका मतलब क्या है, आपका नंबर ऑफ कस्टमर क्या हुआ है, लूज हुआ है। कैसे लूज हुआ है कि प्राइस कितनी हो गई थी 11, क्या कह रहा है, तो दिस डिवाइड बाई 11 करें तो सपोज आपके पास जो है 10,000 की बजाय आ गया 9,500, तो आपका कस्टमर बढ़ा या कम हुआ है, कम हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट आपके कम सेल होने का मतलब क्या है, आपका कस्टमर कम हुआ है। सो अपने बिजनेस यूनिट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के हमने दो फैक्टर्स देखने हैं, एक मार्केट शेयर और एक मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ हाई या लो हो सकती है। हाई ग्रोथ मार्केट का मतलब क्या है कि अगर मार्केट में सारे बिजनेस की मिला के सेल इंक्रीज हो रही है कितने से, 10% से ज्यादा से, मीन ग्रेटर देन 10% से। लो ग्रोथ मार्केट का मतलब क्या है कि अगर सेल इंक्रीज हो रही है लेकिन लेस देन 10% से, या डिक्लाइन हो रही है, मीन लास्ट ईयर थी ये सेल, इस साल हो गई है ये सेल, तो ये भी क्या है, लो ग्रोथ है। या 10% से कम से ग्रो हुई है, तो ये भी क्या है, लो ग्रोथ है। ये जो इंक्रीज आया है ये इन्फ्लेशन की वजह से, और हमने देखना अगर 10% तक आया चलें फिर तो ठीक है, यूनिट उतनी सेल हुए, लेकिन अगर 10% से कम इंक्रीज आया है तो दिस मीन आपका कस्टमर क्या हुआ है, लूज हुआ है। क्यों, ग्रोथ लो हो गई है। और मार्केट शेयर कैसे देखेंगे, अपना मार्केट शेयर कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपैटिटर्स के साथ। अगर उसका हमसे ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया, लो, और अगर हमारा ज्यादा है तो उसका लो, हमारा क्या हो गया फिर हाई। यहां तक बात समझ आती है। अब कहता है कि वो बिजनेस यूनिट जो लो ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, लो ग्रोथ मार्केट के लिए एक टर्म बोली जाती है, मार्केट सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन सुकड़ गई है। सुकड़ गई का मतलब क्या है कि कस्टमर और नया नहीं आ रहा, बल्कि एग्जिस्टिंग भी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो जब नया कस्टमर ना आ रहा हो, एग्जिस्टिंग भी लूज हो रहा हो, तो इसे बोलते हैं मार्केट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। मार्केट सैचुरेशन एक टर्म है, मार्केट का सुकड़ जाना। मार्केट ग्रोथ लो है, मीन सैचुरेट हो गई है और नया कस्टमर नहीं आ रहा, और आपका मार्केट शेयर भी क्या है एज कंपेयर टू कंपैटर, कम है। तो ऐसा बिजनेस यूनिट जिसमें आपका मार्केट शेयर भी कम है और उसकी मार्केट में ग्रोथ भी कम है, मीन कस्टमर भी नहीं आ रहा, तो उसे हम नाम देते हैं डॉग बिजनेस यूनिट का, डॉगी, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। डॉग का मतलब क्या है, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। क्यों, मार्केट में ग्रोथ भी कम हो गई है, कस्टमर नहीं रहा, और आपका मार्केट शेयर भी क्या है, कम है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। बंद करने के लिए एक टर्म यूज की जाती है, डाइवेस्ट कर देना चाहिए। डाइवेस्ट का मतलब क्या है कि वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए। मीन कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, और वहां से जब इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो इसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है, डाइवेस्टमेंट। तो क्या करना चाहिए, हमें इसे डाइवेस्ट कर देना चाहिए, मीन बंद कर देना चाहिए, या देखना है कि अगर ये हमारी रेप्यूट को अफेक्ट करता है, बंद करना, इससे हमारे अदर बिजनेस यूनिट अफेक्ट होते हैं,
या हमारा नाम बदनाम होता है तो फिर हमें बंद नहीं करना, फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे क्या करना है, इसे चलाना है। अभी ऐसा कोई वर्ड नहीं हमने बोला, नहीं देखना है। अगर तो ये बंद किया जा सकता है तो बंद कर देना है, क्यों, मार्केट में ग्रोथ भी तो नहीं है ना। क्या कहला है, कुछ करेंगे तब जब मार्केट के अंदर कस्टमर होगा, और यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ लो हो गया, मीन मार्केट सैचुरेट कर गई, कस्टमर अब नया नहीं आ रहा, हमारे पास मार्केट शेयर भी नहीं है, तो देखना है इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो क्या करना है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर बंद करने से अदर बिजनेस यूनिट अफेक्ट होते हैं या रेप्यूट अफेक्ट होती है, तो फिर हमें एटलीस्ट ब्रेक इवन पे क्या करना है, इसे चलाना है। अब कहते हैं आपके वो बिजनेस यूनिट जो हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और आपका मार्केट शेयर भी क्या है, हाई है एज कंपेयर टू अदर कंपैरेटर, उसे हम नाम देते हैं स्टार बिजनेस यूनिट का, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट। इन्हें कोर बिजनेस यूनिट का नाम भी दिया जाता है। कोर मीन आपका मेन फोकस या आपका जो मेन एक्सपर्टीज है, जिस चीज में आपकी मेन एक्सपर्टीज होती है उसे कोर का नाम दिया जाता है। ठीक है, आपका कोर बिजनेस यूनिट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट है, तो क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए, पैसा जितना भी है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे फैलाना चाहिए। क्यों, यहां से क्या है, फायदा ही फायदा है। क्यों, इसकी मार्केट भी ग्रोथ में है और इसमें हमारे पास मार्केट शेयर भी एज कंपेयर टू अदर्स क्या है, हाई है। इसे डाइवेस्ट करना है। लेकिन अगर अफेक्ट होते हैं अदर बिजनेस एरियाज या रेप्यूट, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है और इसे क्या करना है, मोर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपके वो बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट शेयर आपके पास हाई है एज कंपेयर टू कंपैरेटर्स, ज्यादा कस्टमर आपके पास है, लेकिन मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है, लो हो गई है, मीन मार्केट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। इसे हम नाम देते हैं कैश काउ बिजनेस यूनिट का। कैश काउ मीन हमें क्या करना है, मार्केट सैचुरेट हो गई है लेकिन कस्टमर हमारे पास है, तो क्या करना है, यहां से पैसा निकालना है जितना भी निकल सकता है। कैसे निकालना है, प्रोडक्ट का साइज चेंज कर दो, शेप चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, थोड़ी सी प्राइस चेंज कर दो, ताकि कस्टमर को कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मिलती रहे, और अट्रैक्शन मिलती रहेगी तो हमारे साथ अटैच रहेगा। क्यों, हमारे साथ ही है, हम मार्केट के अंदर कम हो रहा है लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो हमने उसे अटैच रखना है। कैसे, कुछ ना कुछ नया देके। क्यों, कुछ नया देना बंद कर देंगे तो फिर हमारा भी लूज हो जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ नया देके कस्टमर को क्या करना है, अटैच रखना है। और यहां से हमने जो पैसा निकालना है वो निकाल के लगाना है कहां पे, स्टार में। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, थोड़ा सा अगर हम इसको लाइफ साइकिल के साथ लिंक करने की कोशिश करें, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये ग्रोथ स्टेज है, ये मैच्योरिटी है, और फाइनली क्या है, डिक्लाइन स्टेज है। ये जो कैश काउ है ना, ये है इधर मैच्योरिटी की हाई लास्ट स्टेज पे। कस्टमर हमारे पास है सबसे ज्यादा, और मार्केट अब क्या हो गई है, सैचुरेट हो गया, मीन आगे इसने डिक्लाइन में जाना ही जाना है। क्यों, मार्केट सैचुरेट मीन ग्रोथ लो हो गई है, मीन इसने आगे डिक्लाइन में जाना ही जाना है। तो हमने क्या करना है, इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है। कैसे, कस्टमर को अपने साथ रिटेन रखते हुए। कैसे रिटेन किया जा सकता है कस्टमर को अपने साथ, प्रोडक्ट का साइज चेंज कर दो, शेप चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, मीन थोड़ा सा इसके अंदर कुछ नई इनोवेशन लाओ। क्यों, इनोवेशन देते रहोगे तो कस्टमर आपके साथ अटैच रहेगा। अगर आप कुछ नया नहीं दोगे, कस्टमर फिर फौरी आपको छोड़ के भागेगा, और फौरी छोड़ के भागेगा तो ये भी उतनी ही जल्दी यहां से कहां पे मूव हो जाएगा, डिक्लाइन में, तो फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों, इसने आगे डिक्लाइन में जाना ही जाना है, तो इसलिए और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हमने। हाँ, थोड़ी सी इनोवेशन के लिए को थोड़ा बहुत पैसा लगाना है, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों, इसकी मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है, लो हो गई है, और यहां से पैसा निकाल के हमने कहां पे लगाना है, स्टार से पैसा निकाला जा सकता है। क्यों, कस्टमर सारा हमारे साथ है। सो डॉग डाइवेस्ट करना है, या अगर अदर एरियाज रेप्यूट अफेक्ट होती हैं तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है। इस से हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें मोर इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, और इससे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि कस्टमर को रिटेन करना है थ्रू इनोवेशन, और यहां से क्या करना है, कैश विड्रॉ करके निकाल के कस्टमर सेल्स के थ्रू कहां पे लगाना है, स्टार में। डॉग की बात करें तो डॉग कहां का होगा, ये स्टेज वाला, डिक्लाइन वाला, या डॉग इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी हो सकता है। क्यों, जब आप नए नए किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके पास कस्टमर नहीं होता, मीन मार्केट शेयर क्या होता है, लो। आपने एक इंडस्ट्री को देखा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें ग्रोथ हाई थी, तो आपने सोचा इसमें हम अपना बिजनेस यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते करते डिले हो गए, और जब आप एंटर हुए तो ग्रोथ क्या हो गई, लो हो गई, और साथ में आपके पास कस्टमर भी नहीं था, तो क्या हो गया, लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज वाला डॉग। तो क्या करना चाहिए इसे,
बंद कर देना चाहिए। हाँ, अगर डॉग डिक्लाइन स्टेज वाला है, क्यों, इंडस्ट्री डिक्लाइन में चली गई है जिसकी वजह से ग्रोथ भी लो हो गई और आपका कस्टमर भी लूज होने से मार्केट शेयर भी क्या हो गया, लो हो गया, तो फिर बंद करते वक्त बड़ा आपने सोचना समझना है क्यों ये पीछे ये सारी हिस्ट्री तय करके आया है और उस हिस्ट्री के साथ हमारी रेप्यूट भी इन्वॉल्व है। तो इसको बंद करने से हमारी रेप्यूट भी इफेक्ट हो सकती है कि बिजनेस ने ये बंद कर दिया है इस कंपनी ने, दिस मीन अदर बिजनेस एरियाज भी शायद बंद कर सकते हैं। तो फिर हमें देखना है कि इधर बंद करना ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है जब तक ये मार खुद नहीं जाता। क्या कह रहा, स्टार की बात करें, स्टार कहां का होगा, ये ग्रोथ की हाई स्टेज पे, मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर भी हमारे पास हाई है। तो क्या करना है, इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको हमने कहां पे लेके जाना है, यहां से मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना है। समझ आती है यहां तक बातें। अब आगे एक चौथा बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट ग्रोथ तो हाई है, मीन मार्केट के अंदर बड़ा कस्टमर आ रहा है। मार्केट ग्रोथ हाई का मतलब क्या है, मार्केट में बहुत कस्टमर आ रहा है लेकिन आपका मार्केट शेयर क्या है, लो है, मीन आपके पास कस्टमर नहीं है। तो इसे हम नाम देंगे क्या, प्रॉब्लम चाइल्ड आप लोग, या इसे क्वेश्चन मार्क का नाम भी दिया जाता है कि समझ नहीं आ रही है की चीज पैदा कर बैठे। जैसे आपके पेरेंट्स को समटाइम समझ नहीं ना आती ये क्या पैदा हो गया। जैसे अभी शायद परसों आपको भी समझ नहीं आई होगी रिजल्ट आने के बाद कि साल 1.5 साल गलती होगी, अगर हम लेट हो जाते तो हमारे भी 1100 नंबर होने थे। सिर्फ 1.5 साल का गैप आया होगा ना आप लोगों का, साल 1.5 साल अगर आप और ना आते दुनिया में तो आप भी उन स्टूडेंट्स में होते जिनके 1100 में से 1100 नंबर है। क्या कह रहा है, सारी जिंदगी आप भी दुनिया को तबाह करके रखते, मेरे 1100 नंबर थे, आ जाओ। सो मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, ये क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड क्वेश्चन मार्क। कौन सा ये बिजनेस यूनिट है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे, कभी आप नए नए मार्केट में आए हो और इसलिए ऐसी मार्केट में आओगे ना जहां पे ग्रोथ क्या होगी, हाई होगी, लेकिन अभी नए नए आए हो तो कस्टमर तो आपके पास नहीं ना होगा। क्या ख्याल है, तो क्या करना है आपने, पैसा थोड़ा सा फेंकना है, देखना है इसकी मार्केटिंग चाहिए तो शायद अफरीदी शाहरुख खान को बुला लो, रोनाल्डो मैसी को बुला लो, मार्केटिंग करो, उससे कस्टमर क्या होगा, आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। क्या कह रहा है, या देखो इसका मसला क्या, ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये मार्केट के अंदर कस्टमर है लेकिन ये क्यों रो रहा है, इसके पास क्यों नहीं है। तो मसला इसका देखो क्या है, इधर कोई एसेट की जरूरत है तो वो लेके दे दो, मार्केटिंग की जरूरत है तो वो लेके दे दो, मैं थोड़ी सी अटेंशन दो। अटेंशन भी किस फॉर्म में से चाहिए, मेनली पैसे की फॉर्म में चाहिए। तो जो पैसा यहां से निकाल रहे हो वो स्टार की बजाय आपकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। क्यों, इसको अटेंशन दोगे, पैसा लगा के कस्टमर खींचा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं खींचा जाएगा। क्या कहला है, पैसा मार्केटिंग में भी करनी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, कोई इनोवेशन लानी है तो फिर भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी और करो, क्यों, कस्टमर आने से ये भी क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। क्यों, इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हाई है, तो उस पोटेंशियल को आप यूटिलाइज कर सकते हो कैसे, इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, इसको थोड़ी अटेंशन देके। वो इन्वेस्टमेंट अटेंशन करने से क्या होगा, कस्टमर आने से मार्केट शेयर भी हाई होगा, ग्रोथ ऑलरेडी हाई है, तो ये क्या बन सकता है, स्टार बन सकता है। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को आपने कैसे मैनेज करना है। तो कहता है मैनेज करने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स कहती है कि आपने 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, एक मार्केट शेयर और एक मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ हाई या लो हो सकती है, कैसे जज करेंगे कि हाई है या लो है, देखेंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर सारे बिजनेस की सेल मिला के अगर इंक्रीज हो रही है 10% आर ग्रेटर से तो मार्केट ग्रोथ हाई है, और अगर सारे बिजनेस की सेल मिला के एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हुई है 10% से लेसर से या डिक्लाइन हुई है तो फिर क्या है, मार्केट ग्रोथ लो है। और मार्केट शेयर, अपना नंबर ऑफ कस्टमर या मीन अपनी सेल को कंपेयर करोगे आप किसके साथ, अदर कंपैटिटर्स के साथ। अगर आपकी सेल अदर कंपैटिटर्स से ज्यादा है तो मार्केट शेयर क्या है, हाई है। और अगर आपकी सेल अदर कंपैटिटर्स से कम है, दिस मीन उनके पास कस्टमर ज्यादा, आपके पास क्या है, कम है, तो मार्केट शेयर क्या हो गया, लो हो गया। और आपके ऐसे बिजनेस यूनिट जो लो ग्रोथ मार्केट में लो मार्केट शेयर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या है, डॉगी, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। तो इनसे रिलेटेड आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आइदर टू डाइवेस्ट दिस बिजनेस यूनिट या टू रन ऑन ब्रेक इवन इफ इट अफेक्ट्स रेप्यूट आर अदर बिजनेस यूनिट्स। और वो बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, वो क्या है,
स्टार बिजनेस यूनिट, तो क्या करना है, कोर बिजनेस यूनिट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट है, तो वी नीड टू एक्सपैंड दीज बिजनेस यूनिट थ्रू मोर इन्वेस्टमेंट। और वो बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ लो है, मीन मार्केट सैचुरेट कर गई है, मीन इसके अंदर अब पोटेंशियल नहीं रहा, तो ये क्या है, कैश काउ। तो हमें क्या करना है, इसके पोटेंशियल को मेंटेन रखना है जितना है थ्रू न्यू इनोवेशन, बाय प्रोवाइडिंग समथिंग न्यू टू द कस्टमर। और क्या करना है, यहां से कैश विड्रॉ करके हमने इन्वेस्ट करना है इन स्टार आर प्रॉब्लम चाइल्ड। और वो बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट ग्रोथ तो हाई है, मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा कस्टमर है, लेकिन ये रो रहा है, मीन इसके पास कस्टमर नहीं है, मीन मार्केट शेयर लो है, तो क्या करना है, हमें इसे अटेंशन देनी है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है और मोर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी है टू मेक इट अ स्टार। समझ आती है यहां तक कुछ बातें? एक क्वेश्चन आपको मिला है, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिक्वायर्ड फॉर गुड 15 मार्क्स। In the context of Scholl PLC's corporate level strategy, एक होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्या मतलब था बिजनेस स्ट्रैटेजी का? बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था? हाउ टू डील विद कंपटीशन, मीन एक बिजनेस यूनिट की स्ट्रैटेजी है कि मुझे कंपटीशन को कैसे डील करना है। एक होती है कारपोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, एक ऐसे बिजनेस की स्ट्रैटेजी है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। ऐसा बिजनेस जो एक ही मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन इन माय मार्केट। ऐसा बिजनेस जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, मीन डिफरेंट इंडस्ट्री में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने बिजनेस यूनिट क्रिएट किए हुए हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी होती है। और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, हाउ टू मैनेज इट्स बिजनेस यूनिट, कि मुझे अपने बिजनेस यूनिट्स को मैनेज कैसे करना है। मीन वो फिर क्या करेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि मुझे अपने बिजनेस यूनिट मीन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कैसे करना है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या, डिसीजन है किसके, हेडक्वार्टर के, डिसीजन ऑफ हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर और एग्जिट, कि मुझे किस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए, मीन मोर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस इंडस्ट्री से एग्जिट करना चाहिए, मीन डॉग है तो एग्जिट करना चाहिए। ये जो एक बिजनेस के डिसीजन है, इसे क्या नाम देता है, कारपोरेट स्ट्रैटेजी। और किस बिजनेस की ये स्ट्रैटेजी होती है, जो एक इंडस्ट्री में नहीं, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में ही ऑपरेट कर रहा है, जिसने अपने पोर्टफोलियोज को, मीन डिफरेंट बिजनेस यूनिट जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैनेज करना है। कहां पे एंट्री करनी है, ऑब्वियसली जहां पे हम स्टार हैं वहां पे एंट्री करनी है, कहां से हमें एग्जिट करना है, जहां पे हम डॉग हैं वहां से हमें क्या करनी है, एग्जिट करना है। ठीक हो गया? हाँ, एक बिजनेस यूनिट की अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि मुझे अपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन को कैसे डील करना है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Scholl PLC's corporate level strategy मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, assess the contribution and performance, आपने कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस असेस करनी है किसकी, ऑफ Scholl Fish, Scholl Pro एंड Scholl Farm। मीन Scholl PLC के शायद आगे कोई 3 बिजनेस यूनिट्स हैं, एक का नाम क्या है, Scholl Fish, एक का नाम है Scholl Pro और एक का नाम है Scholl Farm। तो आपने ये 3 बिजनेस यूनिट उसके जो हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस असेस करनी है, मीन देखना है कौन डॉग है, कौन कैश काउ है, कौन प्रॉब्लम चाइल्ड है और कौन स्टार है। Your assessment should include an analysis of the position of each company in Scholl PLC portfolio। तो आपकी असेसमेंट के थ्रू आपने Scholl PLC के पोर्टफोलियो के अंदर इनकी पोजीशन देखनी है कि आइदर ये है, ये है, ये है या फिर ये है। पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन देखनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन देखनी है कि आइदर ये डॉग है, कैश काउ है, इनमें से कोई स्टार है या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो बारी बारी तीनों को देखेंगे कौन क्या है। समझ आती है रिक्वायरमेंट? आगे क्वेश्चन में कहते हैं Scholl PLC is a well known corporate organization in the fish industry. It owns 14 companies। इन आगे इसकी कोई 14 कंपनीज हैं डिफरेंट,
इन इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं कंसर्न्ड विद फिशिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। दिस सिनेरियो फोकस ऑन 3 ऑफ दीज कंपनीज, और आपके सिनेरियो में उन 14 में से सिर्फ 3 बताई गई हैं, कौन सी, जिनको हमने चेक करना है कि कौन क्या क्या है। शोल फिश लिमिटेड, अ फिशिंग फ्लीट ऑपरेटिंग इन द वेस्टर्न ओशियन। फीट बोलते हैं, फीट या फ्लीट सप्लायर के लिए वर्ड यूज किया जाता है। सो क्या है, फिशिंग फ्लीट है ऑपरेटिंग इन वेस्टर्न ओशियन। वेस्टर्न ओशियन में एक सप्लायर है, मीन शायद ओशियन से क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। शोल प्रो लिमिटेड, अ कंपनी कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग एंड कैनिंग फिश। मीन फिश को क्या करते हैं, साफ सुफ करके कैन के अंदर बंद करके आगे सेल करते हैं। जैसे बड़े स्टोर्स में जाओ तो आपको वहां पे छोटे छोटे कैन में टूना फिश जो है वो मिल जाती है। एंड शोल फार्म लिमिटेड, अ कंपनी विद सॉल्ट वाटर फिश फार्म। मीन ये क्या है, फिश के फार्म्स हैं जहां से फिश खुद से ये प्रोड्यूस भी करते हैं। तो 3 कंपनीज हैं, शोल फिश जो ओशियन में से फिश पकड़ने वाला बिजनेस है, सप्लायर है कोई। शोल प्रो जो फिश आती है उसे प्रोसेस करके कैन करते हैं, मीन कैन्स में आगे सेल करने वाली कंपनी है। एंड शोल फार्म फिश फार्म है जिसके थ्रू फिश खुद से प्रोड्यूस की जाती है। शोल पीएलसी इज आल्सो फाइनलाइजिंग द परचेज ऑफ कैप्टन हैडिक चेन ऑफ फिश रेस्टोरेंट, और कंपनी कोई चेन ऑफ फिश रेस्टोरेंट भी खरीदने का सोच रही है जहां पे फिश से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो सेल की जाएंगी, वो मील सेल किए जाएंगे जो फिश से बने हुए हैं। लाइक ग्रिल फिश सेल की जाएगी, नहीं फ्राई फिश सेल की जाएगी, नहीं फिश बर्गर सेल किए जाएंगे, नहीं फिश शवारमा सेल किया जाएगा। मीन फिश से बनी हुई प्रोडक्ट सेल होती हैं कहाँ पे, एक फिश रेस्टोरेंट में, और वो कंपनी खरीदने का भी सोच रही है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी कि इसके ये जो 3 बिजनेस यूनिट हैं, शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म, इनकी परफॉर्मेंस को देखना है। परफॉर्मेंस मीन देखना है कि इनका मार्केट शेयर हाई है या लो है, इनकी कंट्रीब्यूशन देखनी है, और हमें बताना है कि इनकी पोर्टफोलियो में क्या पोजीशन है, मीन कौन ये है, कौन ये है, कौन ये है, कौन ये है। लेकिन ये बताने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकी मार्केट ग्रोथ भी चाहिए, इनका मार्केट शेयर भी चाहिए। तो इनकी मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के लिए नीचे देखो हमें क्वेश्चन के एंड पे कुछ न्यूमेरिक डाटा मिल जाएगा, मिलता है। पहले शोल फिश का डाटा 20x7, 20x8, 20x9, और क्या दिया गया है, टर्न ओवर ऑफ मार्केट सेक्टर। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, सेल, सेल ऑफ मार्केट सेक्टर मीन पूरी मार्केट की सेल। कौन सी मार्केट जिसमें शोल फिश ऑपरेट कर रही है उसमें सारे बिजनेस की सेल 2007 में थी $200 मिलियन, 2008 में थी $198.5 मिलियन, कम हुई ज्यादा हुई, कम हुई, और 2009 में $190 मिलियन। और जब हमारे पास एक से ज्यादा ईयर दिए गए हो ना तो हमने बीच वाले ईयर्स को इग्नोर करना होता है और फर्स्ट और लास्ट ईयर्स को आपस में कंपेयर करके ग्रोथ निकालना होती है। ठीक हो गया, बीच वाले ईयर्स को क्या करेंगे, इग्नोर, फर्स्ट और लास्ट मीन 20x7 और 9 का डाटा हमारे लिए रेलेवेंट है। तो यहां से शायद हमें मार्केट ग्रोथ निकालने में हेल्प मिल जाएगी। क्या ख्याल है, कैसे निकालते हैं मार्केट ग्रोथ, करंट मीन 198 माइनस प्रीवियस, और प्रीवियस कितनी थी 200 ओवर प्रीवियस मीन 200 into 100। तो मुझे जरा ग्रोथ बता देंगे, 190 माइनस 200 ओवर 200 into 100 कितनी ग्रोथ निकलती है, -5%। और ये तो वैसे भी कम हो रही थी तो शायद निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही कम हो रही है तो पता क्या चला, सेल ग्रोथ क्या है, लो है, सेल ग्रोथ क्या है, लो है। उसके नीचे उसने कहा जी टर्न ओवर ऑफ मार्केट सेक्टर, नीचे टर्न ओवर ऑफ शोल फिश, कि पूरी मार्केट की सेल सपोज 190 है तो शोल फिश की अपनी सेल कितनी है 21.50, तो यहां से इसका मार्केट शेयर निकलेगा। क्या ख्याल है, इसका मार्केट शेयर निकलेगा कैसे, 7 या 8 का नहीं, हमें क्या देखेंगे करंट ईयर क्या है, तो करंट ईयर इसमें 20x9 ही लेटेस्ट बन रहा है, तो 21.50 ओवर 190 into 100, क्या करेंगे 21.5 ओवर 190 into 100, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा मार्केट शेयर। मुझे जरा बता देंगे मार्केट शेयर इसका कितना, 11.3%। अब अगर तो हमें क्वेश्चन में कंपैटिटर का मार्केट शेयर दिया गया हो तो फिर हम ये 11.3% उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। अगर उसके मार्केट शेयर से ज्यादा है तो हम कहेंगे हाई है, अगर उसके मार्केट शेयर से कम है तो हम क्या कहेंगे, लो है। अगर कंपैटिटर का मार्केट शेयर ना दिया गया हो तो फिर हम एक तुक्का अप्लाई करेंगे हाई लो में, और वो तुक्का क्या है कि अगर हमारा मार्केट शेयर 25 या सपोज 30% से ज्यादा है तो हम कहेंगे हाई है,
और अगर 25% से कम है तो हम क्या कहेंगे, लो है। यहाँ पे क्या है, लो। दिस मीन ये शोल फिश का मार्केट शेयर क्या है, लो है, मार्केट ग्रोथ भी क्या है, लो है, तो ये क्या है, डॉग है। समझ आती है यहां तक बात? तो आगे शोल प्रो और शोल फार्म का डाटा भी दिया गया, क्या कहला है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखो तो शोल प्रो का टर्नओवर ऑफ मार्केट सेक्टर दिया गया 40 से 40.8 हो गया, और मार्केट शेयर हम निकाल लेंगे 16.50 ओवर 40.8। तो मुझे बता दो कि ये क्या है। और इसी तरह से नीचे शोल फार्म का डाटा भी दिया गया, टर्नओवर मार्केट सेक्टर 10 से 12 हो गया, और मार्केट शेयर निकालेंगे 1.12 ओवर 12। तो जरा मुझे बता देंगे शोल प्रो और शोल फार्म क्या है। क्यों, शोल फिश तो डॉग है, ये हमने देख लिया। कैलकुलेट प्लीज। कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर होता है और कुछ होना हो, और कोशिश करनी कैलकुलेटर ही यूज करना अगर मोबाइल खोल लिया तो नई दुनिया नहीं स्टार्ट कर देनी सुबह सुबह। प्लीज मुझे शोल प्रो शोल फार्म का मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ कैलकुलेट करते हुए बता दें कि इनमें से कौन क्या है। जी शोल फिश था डॉग, ये तो हमने सब ने मिलके फाइंड किया कि उसकी मार्केट ग्रोथ जो है वो लो थी और मार्केट शेयर भी लो था। क्यों, कंपैरेटर का नहीं था। तो हमारा तुका फार्मूला क्या कहता है, 25% से कम को हम लो कंसीडर करेंगे, 25% से अबव को हम हाई कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं शोल प्रो की। कैश का हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं कहना चाह रहा। स्टार स्टार है, यस। कोई डॉग कहना चाह रहा हो, कोई प्रॉब्लम चाइल्ड कहना चाह रहा हो, हाँ प्रॉब्लम चाइल्ड भी, यस। एक बंदे ने कहा स्टार है और एक बंदे ने कहा कि नहीं मैं प्रॉब्लम चाइल्ड हूं, तो ये भी प्रॉब्लम चाइल्ड है। दो लोगों ने कहा हम प्रॉब्लम चाइल्ड है। एक ने कहा मैं स्टार हूं, तो ये भी स्टार है। बाकी साहब ने क्या कहा कि हम कहा है, तो ये भी कहा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। सो शोल प्रो को अगर हम देखें तो टर्नओवर ऑफ मार्केट सेक्टर में दिया गया है 40 से हो गया 40.8। तो करंट क्या है 40.8 माइनस 40 ओवर 40 इंटू 100, तो क्या निकला 2%। 2% का मतलब क्या है कि लो मार्केट ग्रोथ। दिस मीन ये डॉग या कैश काउ में से एक चीज बनेगा, इधर नहीं आ सकता। क्या कह रहा है, समझ आई यहां तक? अभी हमने मार्केट शेयर नहीं देखा, सिर्फ मार्केट ग्रोथ देखी, तो वो कितनी निकली है 2%। 2% का मतलब क्या है, लो, लेस देन 10%। क्या कह रहा है, तो दिस मीन आइदर ये डॉग है या फिर कैश का, और कौन डिसाइड करेगा, इसका मार्केट शेयर डिसाइड करेगा।
और मार्केट शेयर अगर इसका देखें तो कैसे निकलेगा, इसकी सेल है 16.50 ओवर टोटल कितनी है 40.8 इंटू 100 तो ये कितनी निकली 40%। और हमारा तुक्का क्या कहता है 25% से हायर है तो क्या है मार्केट शेयर हाई है तो ये क्या है कैश काउ है। क्यों स्टार प्रॉब्लम चाइल्ड, हाँ समझ आई क्या ख्याल है। तो नेक्स्ट को करेक्ट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट को करेक्ट कर लो जल्दी से, क्या है वो सोशल फार्म का जो मार्केट ग्रोथ है वो हम कैसे निकालेंगे 12 करंट माइनस प्रीवियस 10, 12 माइनस 10 ओवर प्रीवियस 10 इंटू 100 तो कितना निकला 20%। मार्केट ग्रोथ हाई या लो, दिस मीन ये इधर प्रॉब्लम चाइल्ड है या फिर स्टार है, या तो प्रॉब्लम चाइल्ड है या फिर स्टार है, वो डिसाइड करेगा कौन मार्केट शेयर। और मार्केट शेयर हमने निकाला जी 1.12 ओवर 12 इंटू 100 तो कितना निकला 9%। हाई या लो, हमारा तुक्का कहता है 25% से कम है तो क्या है लो है, तो ये क्या बन गया प्रॉब्लम चाइल्ड। दिस मीन शोल फिश डॉग है, शोल प्रो कैश काउ है और शोल फार्म प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो स्टार कौन है, आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई कर लिए, और जिन्होंने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई नहीं किए वो फिर खुद क्या हैं आइदर डॉग, आइदर प्रॉब्लम चाइल्ड, आइदर कैश काउ। सो करना क्या हमने तीनों कंपनीज जो हैं इनकी कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस हमने बतानी है और इनकी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन बतानी है कि क्या है। तो पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली, नंबर कितने हैं 15 मार्क्स। दिस मीन ये तीनों कंपनीज की बारी बारी हेडिंग देके हमने 5-5 नंबर का आंसर देना है हर एक के लिए। तो पहली हमने हेडिंग दी क्या शोल फिश, और उसमें हमने क्या कह दिया कि शोल फिश is a dog according to BCG matrix because it has this market growth and this market share mean low market growth as ब्रैकेट के अंदर हमने शो कर दिया -5% एंड लो मार्केट शेयर ब्रैकेट के अंदर हमने शो कर दिया क्या 11.3%। पहली एक लाइन ये बन गई। डॉग से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, एंड स्ट्रैटेजी फॉर द डॉग इज आइदर टू डाइवेस्ट इट or run on break even if it affect other business areas or reputation। तो शोल फिश की हेडिंग देते ही हमने 2 पॉइंट ये लिख दिए। अब आगे इसका कुछ डाटा दिया गया है वो रीड करके देखते हैं और बातें हम साथ क्या रिलेट कर सकते हैं। हाँ ओके, सो शोल फिश फॉर्म्ड, शोल PLC formed शोल फिश in 20X2 when it bought 3 small fishing feeds and consolidated them into 1 feed। बड़ा औखा लग रहा है ना पढ़ना अंग्रेजी, बेसिकली वो अंग्रेजी मैंने कहीं से कॉपी की तो वो कॉपी ठीक नहीं हुआ, उसने साथ साथ ही मिला दी हैं चीज़ें, तो इसकी ठीक कॉपी ले आएंगे हम। सो शोल फिश बनाई गई 20X2 में कोई फिशिंग फीड को बाय करके और उनको फिर कंसोलिडेट कर दिया गया तो ये एक शोल फिश बन गई। मीन काफ़ी सारे छोटे छोटे सप्लायर को खरीद के ये एक सप्लायर बन गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्विजिशन वाज टू सिक्योर सप्लाईज फॉर शोल प्रो। और मेन मकसद क्या था इसे बाय करने का कि शोल प्रो जो फिश को प्रोसेस करके साफ सुफ करके कैन में बंद करके सेल करती है उसे सप्लाईज दी जा सके। क्या ख्याल है, तो अगर ये इंटरनल कोई सप्लाईज भी दे रहा है तो इसे बंद कर देंगे अगर हम, तो शोल प्रो को सप्लाईज मिलेंगी फिर नहीं, तो उस पॉइंट से क्या बंद करना चाहिए इसे, नो। 40% of fish caught by शोल fish are currently processed in the शोल प्रो factories। और इसकी 40% सेल तो इसे ही होती हैं, तो वो तो होती ही रहनी है। क्या ख्याल है, और जब 40% सेल इसकी फिक्स है ही है इंटरनल तो क्या बंद कर देना चाहिए, नहीं, इतनी सेल अच्छी खासी सेल होती है। क्यों, इसे बंद करने से फिर हमें इसके लिए सप्लाईज कहाँ से लेनी है वो फिर देखना पड़ेगा, वो भी मसला बन सकता है, जिससे उल्टा ये भी इफेक्ट हो सकता है अगर सप्लाईज बाहर से ना मिलेगा। इसलिए हमें बंद नहीं करना, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है। हाँ आगे क्या कहता है, शोल फिश हैज रिकॉर्डेड मॉडेस्ट प्रॉफिट, द रेस्ट आर सोल्ड इन होलसेल फिश मार्केट। और बाहर भी फिश मार्केट में भी ये सेल करता है, तो कोई 10% तो वो भी होंगी ना, मीन आधी सेल तो इसकी होती ही रहनी है, तो उस पॉइंट से भी बंद नहीं करना चाहिए।
एंड शोलफिश हैज रिकॉर्डेड मॉडेस्ट प्रॉफिट सिंस इट्स फॉर्मेशन, और जब से बना है प्रॉफिटेबिलिटी में ही चल रहा है, लॉस मेकिंग नहीं है। और अगर हम इसका नीचे टर्नओवर के साथ एक चीज और भी दी गई है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर देखें तो 120 से 110 हुआ, 110 से 105 हुआ, तो मीन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। दिस मीन कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रही है। कितना बड़ा लॉस मेकिंग भी नहीं है कि हम बंद कर दें। हाँ ठीक है, जीपी कम हुआ है, लेकिन लॉस मेकिंग फिर भी नहीं है कि इसे बंद किया जाए। और बंद करने से जो इसकी इंटरनल शोलप्रो को सप्लाईज जा रही हैं, उसे शोलप्रो अफेक्ट होगा। क्या कह रहा, और अबाउट हाफ सेल्स तो इसकी फिक्स हैं ही हैं और वो होती रहनी है, तो उस पॉइंट से भी बंद करना अच्छी ऑप्शन, अच्छा डिसीजन नहीं है। ओके, आगे क्या कहता है, शोलफिश हैज रिकॉर्डेड मॉडेस्ट प्रॉफिट सिंस इट्स फॉर्मेशन बट इट ऑपरेट्स इन अ चैलेंजिंग मार्केट प्लेस। हाँ, इसकी सेल क्यों कम हुई है, चैलेंजिंग मार्केट प्लेस में काम कर रहा है। इन मार्केट ग्रोथ क्या होगी थी, लो हो गई थी, इन चैलेंजिंग होगी, सैचुरेट होगी, उसमें पोटेंशियल नहीं रहा। The Western Ocean where it operates have suffered from many years of overfishing. मीन वहां से बहुत ज्यादा लोग फिश पकड़ना शुरू हो गए थे। So the government has recently introduced quota. कोटा बोले तो लिमिट, कोटा के साथ लिखें क्या, लिमिट, in an attempt to conserve fish stock. तो क्या हुआ, जहां से ये मछलियां पकड़ता था वेस्टर्न ओशियन से ये बिजनेस, वहां पे गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है, भाई इससे ज्यादा आप मछलियां नहीं पकड़ सकते। तो लिमिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अफेक्ट करेगी। क्या कहला है, जिसकी वजह से मेनली क्या बना है, डॉग बना है। दिस मीन इसको अफेक्ट क्या कर रहा है, एक पॉलिटिकल पेस्टल फैक्टर, गवर्नमेंट का लिमिट लगाना कि भाई इससे ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकते। क्यों, आप ओवर फिशिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ रहे हो, और अगर इस तरह से पकड़ते रहे तो एक टाइम आएगा ये ओशन के अंदर से मछलियां खत्म हो जाएंगी। एक पॉलिटिकल फैक्टर मीन पेस्टल फैक्टर है जिसने इसको हिट किया है, और उसकी वजह से जो है वो इसकी पोजीशन वीक हुई है, अदरवाइज ये ठीक चल रहा था। क्या कह रहा है, तो ये पेस्टल फैक्टर का अगर आप बीच में रेफरेंस दे दोगे ना, तो एग्जामिनर आपको मैरिट सर्टिफिकेट उठा के दे देंगे। क्यों, आपने टॉपिक सिलेबस सारा पढ़ा नहीं हुआ, समझा भी हुआ है, आपसे पेस्टल नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद आपने एक फैक्टर आया तो उसका रेफरेंस दिया बीच में। So shoalfish has 35 boats and this makes it the 6th largest fleet in the Western Ocean. और इसके पास कोई अपनी 35 बोट्स भी हैं, तो बंद करते वक्त हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बोट्स कहां जाएंगी। क्या ख्याल है, अगर सेल ना हुई तो ये भी लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो उस वजह से भी शायद बंद हमें नहीं करना चाहिए। Almost half of the total number of boats operating in the Western Ocean are individually owned and independently operated by the boat's captain. और आधे लोगों के पास अपनी बोट्स हैं, दिस मीन आप ये रेंट पे भी नहीं दे सकते कि बंद करके आप ये बाकी बोट्स रेंट पे दे के बाद में चलो पैसा कमाते रहो, नहीं, आपको वो भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट से भी बंद करना अच्छा डिसीजन नहीं है। एंड रिसेंट इंफॉर्मेशन फॉर शोलफिश इज गिवन इन फिगर 1, जो हम ऑलरेडी दे के ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। क्या ख्याल है, तो 4-5 बातें हो जाएंगी। पहले मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ ये है, डॉग है, इसकी जनरल स्ट्रैटेजी क्या है। फिर बात की कि इंटरनली 40% हैं, कुछ बाहर भी हैं, तो स्पॉन्टर से बंद नहीं करना चाहिए। क्यों, शोलप्रो की सप्लाईज अफेक्ट होंगी। फिर बात की कि जब से चला है प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है, 2 जीपी कम हुआ है लेकिन नेगेटिव नहीं है, मीन कॉस्ट को मैनेज कर रहा है। इसको हिट किसने किया है, एक पॉलिटिकल पेस्टल फैक्टर ने, और वो क्या है, लिमिट ऑन कैप्चरिंग फिश। और फिर इट हैज owned 35 boats. So we need to focus on the loss of these boats while divesting from this, because it's not possible to rent out those boats. तो 4-5 बातें हो जाएंगी। बाकी शोलप्रो शोल फॉर्म क्या है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, और साथ इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखेंगे। ये एक औखा टॉपिक था, आप लोगों के लेवल पे एक औखा टॉपिक था, नहीं था तो फिर ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है।